वेलकम गोल अचीवर्स। तो आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके आस पड़ोस के वस्तुएं भी जो है उनसे परिचित हो गया। उनके रूप में हम गांधी जी को देखते हैं। वास्तव में ये व्यक्तित्व ऐसे थे जिनको केवल एक बार सोच लेने से हम लोग उन सारी चीजों को समझ सकते हैं कि वास्तव में सत्य और अहिंसा जैसे शब्दों का अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में, उनके अभ्युदय के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके बारे में हम लोग जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको देखते हैं। तो महात्मा गांधी जिनका जन्म जो है पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था इन्होंने। इनके पिताजी जो है काठियावाड़ के दीवान थे और प्रारंभिक जीवन काफी सुख समृद्धि से था। ऐसी कोई कमी नहीं थी इनके जीवन में। तो देखा जाए तो ये एक संपन्न परिवार से थे। इनकी जो जीवन है वो अगर हम उसके अर्थ के रूप में लें तो गांधी का जो अर्थ है वो परफ्यूम होता है, या परफ्यूमर्स बोल सकते हैं, और हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि इत्र बेचने वाला, या गुजराती में हम इसको बोल सकते हैं पंसारी, इत्र। तो जिनका जन्म जो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, जो कि काठियावाड़ में गुजरात में, यहां पे इनका जन्म हुआ। तो इनके पिताजी जो हैं काठियावाड़ के दीवान थे और समृद्ध परिवार था। प्रारंभिक जीवन में इनकी माताजी जो है पंसारी वैश्य समुदाय की थी, और जाति से स्वयं जो है इनके पिताजी करमचंद गांधी जो है सनातन धर्म के पंसारी जाति से संबंध रखते थे। महात्मा गांधी की जो माता थी वो करमचंद गांधी की, उनके पिता की चौथी पत्नी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन काफी जो है सुख सुविधाओं का रहा। चूंकि काठियावाड़ के दीवान थे तो पैसे की इतनी भी दिक्कत नहीं रही थी प्रारंभिक जीवन में, और केवल 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी से, और उनके 4 बच्चे हुए, जो मुख्य रूप से जो है अगर उनका नाम देखते हैं तो सबसे बड़े जो बेटे थे वो हीरालाल, और उसके बाद मनीलाल, फिर देवदास, रामदास, ये 4 बेटे थे महात्मा गांधी के। तो प्रारंभिक जो जीवन था उनका काफी बेहतर था। पढ़ाई लिखाई जो है उनकी जो है आरंभिक शिक्षा जो है पोरबंदर के ही स्कूल से हुई थी, और उसके आगे की शिक्षा जो है सामलदास कॉलेज भावनगर से हुई थी। बाद में उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन गए। उस वक्त लंदन जाना आम भारतीय के लिए सक्षम नहीं था। अगर व्यवहार के रूप में देखें तो गांधी जी एक शांत स्वभाव के और यूं कह सकते हैं शर्मीले प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के थे, और
विषय के रूप में देखें तो वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में जाने जाते थे। स्कूल में उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बेहतर नहीं था, खास करके गणितीय और साइंस के सब्जेक्ट में उनकी रुचि कम थी। उन्होंने इस बात को स्वयं ही स्वीकारा। वास्तव में उनकी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में होने के बाद वो श्यामल दास कॉलेज भावनगर आ गए और भावनगर के बाद प्रारंभिक उनके शिक्षा के बाद वो बैरिस्ट्री करने लंदन चले गए और बैरिस्ट्री करके जब वो वापस भारत वापस आए तो उनका बैरिस्ट्री इतना ज्यादा कुछ चल नहीं रहा था। तो इसी बीच दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति ने, दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने केस की सुनवाई के लिए, अपने मुकदमे की पैरवी के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका आने का निमंत्रण दिया। जब दक्षिण अफ्रीका वो पहुंचे तो उन्होंने भारतीयों या अफ्रीकों की स्थिति को बहुत ही निचले स्तर पे पाया, समाज के सबसे निचले स्तर पे पाया और शोषित वर्ग के रूप में उन्होंने उन सारी चीजों को देखा। और जो कुछ भी कंडीशन भारत में था उससे कहीं बुरी कंडीशन जो है दक्षिण अफ्रीका में थी। वास्तव में वहां की जो संस्कृति थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो 3 वर्गों में बटी हुई थी। एक जो गोरे लोग थे, जो शासक के रूप में थे, प्रशासक के रूप में थे, या यूं कहें कि जो इंपीरियलिज्म का प्रभाव था दक्षिण अफ्रीका में, वो इन्हीं इंग्लैंड के गोरे लोगों से था। दूसरी ओर काले लोग थे जो अफ्रीकी थे, और तीसरे कैटेगरी के लोग थे जिस सामाजिक व्यवस्था में ये गोरे और काले से पैदा हुए कलर्ड लोग थे। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था थी दक्षिण अफ्रीका की। साथ में कुछ भारतीय जो 1860 में गन्ने की किसान खेती के लिए 1860 में गन्ने की खेती के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों से वहां लाए गए थे। एक तो ये भारतीय थे, दूसरे कुछ मुस्लिम मेनन परिवार के लोग थे। मुस्लिम मेमन मजदूर। और तीसरे वर्ग में कार्य अवधि समाप्त होने वाले, कार्य अवधि समाप्ति के उपरांत दक्षिण अफ्रीका में ही रहने वाले मजदूर। रहने या बसने वाले मजदूर। तो निश्चित रूप से दक्षिण भारतीय मजदूर, भारतीय मेनन मजदूर, उसके बाद कार्यावधि के समाप्त होने के उपरांत दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय, जिसमें अंग्रेजी और अशिक्षा, अंग्रेजी का अभाव था और अशिक्षा का अभाव था। ये सब के सब जो है ब्रिटिश व्यवस्था से प्रताड़ित थे।
एक तरफ दक्षिण अफ्रीकी मजदूर थे जिनके साथ रंग भेद की नीति होती थी, काले गोरे की नीति होती थी और उनके लिए कानून अलग और काले लोगों के लिए कानून अलग होता था। इनको चुनाव में भाग नहीं लेने का अधिकार था, ये वोट नहीं दे सकते थे, ये रात को 9 बजे के बाहर घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये इनको ऐसी व्यवस्थाओं के तहत रखा गया था जहां पर बस्तियां गंदी थी, शौचालय नहीं हुआ करते थे, घनी आबादी हुआ करती थी, साफ सफाई का अभाव था। तो इन सारी समस्याओं में से ग्रसित थे एक तो जो दक्षिण अफ्रीकी लोग थे, काले लोग थे वो, और एक जो है भारतीय लोग, चाहे वो दक्षिण भारतीय राज्यों के मजदूर थे जो गन्नों के किसान थे। दूसरे जो है मुस्लिम मेमन जो मजदूरी करने इनके साथ गए थे वहां, और तीसरे लोग थे कार्य अवधि के समाप्त होने के उपरांत दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले बसने वाले मजदूर। इनको इंडेंचर्ड लेबर भी कहा गया। लेबर इंडेंचर्ड का मतलब है कि इनको ये कह के वहां ले जाया गया कि आप जो है इस काम के लिए आप जा रहे हैं, गन्ने की खेती करने के लिए वहां जा रहे हैं या किसी तरह के कार्य के लिए आप वहां जा रहे हैं, और आपके कार्य समाप्ति के बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे और आप फिर वापस अपने देश को लौट जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये मजदूर कार्य अवधि के समाप्ति के बाद भी इनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते थे कि ये वापस फिर से अपने देश को स्वदेश वापस लौट पाए। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मजबूर थे कि वो अपनी रहन सहन रहने या बसने के लिए दक्षिण अफ्रीका ही उनके लिए सुटेबल था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था कि फिर वापस वो भारत आ जाए। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 30-40 साल की अवधि को पार करने के बाद उन्होंने इस बात को ज्यादा उचित समझा कि उनका जीवन स्टाइल, उनके रहने सहने और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था के साथ वैसे ही वहां पे घुल मिल गए, और वो भारत आने में उनको अपनी असमर्थता भी हो गई। तो इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए, और ये सब के सब प्रताड़ित थे, कहीं ना कहीं अंग्रेजी व्यवस्था से दुखी थे। प्रताड़ित थे। अगर हम इन सभी व्यवस्थाओं को देखें तो कई तरह के कानून वो समय समय पे अंग्रेज जो है इन पर थोपा करते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पंजीकरण कानून थी, शादी की व्यवस्था जो इन्होंने बनाई थी दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने, उस व्यवस्था के तहत किसी भी धर्म के लोगों को ईसाई धर्म से शादी करने की ही छूट दी गई थी। इसके अलावा चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैनिज कोई धर्म का व्यक्ति है और उन्होंने अपने रीति रिवाज, अपनी व्यवस्था या अपनी धर्म संस्कृति के अनुसार विवाह किया है तो उसको, उस विवाह को अवैध करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दक्षिण अफ्रीकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी विवाह को अवैधानिक या अवैध करार दिया था। निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं के लिए ये एक अपमान सूचक शब्द था। दूसरी ओर वे सभी व्यवस्था जिसके तहत पंजीकरण आवश्यक था, ये सबके लिए संभव भी नहीं था। दूसरी तरफ शादी का कानून का विरोध हो रहा था, और एक तरफ जो है जितने भी इंडेंचर्ड लेबर थे उनको ये कहा जा रहा था कि वो अपनी कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है, वो जल्द से जल्द दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दें, अन्यथा उनको जो है 3 पाउंड का टैक्स देना होगा। 3 पाउंड का टैक्स। उन परिस्थितियों में जब इनकी कमाई
इनके पास कोई काम नहीं था और इनकी जो आय थी वो 10 शिलिंग से भी कम थी। ये तो वही बात हो गई कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वो घर भी नहीं जा सकते थे और देश भी वापस नहीं आ सकते थे, काम भी नहीं मिल रहा था और उनको ये मजबूर भी किया जा रहा था कि आप देश छोड़िए, दक्षिण अफ्रीका छोड़िए। तो जब 3 रुपए का टैक्स और 10 पैसे की आमदनी, ये ऐसे आप देख सकते हैं इसको, या यूं कहें कि 3 पाउंड का टैक्स, ये ज्यादा उचित होगा। 3 पाउंड का टैक्स और 10 शिलिंग की कमाई। तो इसमें भी इनकी असमर्थता थी। तो इन सभी कानून के खिलाफ सबसे पहले जो आवाज उठाने का काम कर रहे थे वो गांधी जी थे, जिसमें भारतीयों के सहयोग से सत्य और अहिंसा के माध्यम से वो चाहते थे कि वो अपनी आवाज को अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी व्यवस्था तक पहुंचाए। इस व्यवस्था के तहत जो पंजीकरण कानून था उससे संबंधित कागजात को उन्होंने सामूहिक रूप से जलाया और इसलिए उनको 1906 में और एक बार 1908 में दक्षिण अफ्रीकी जेल की यात्रा करनी पड़ी, जेल जाना पड़ा। इन सारी घटनाक्रम से गांधी जी में सत्य और अहिंसा से संबंधित कई विचारधारा उत्पन्न हो गया। उनको लगने लगा कि जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करके जीता जा सकता है, उससे ये रास्ता ज्यादा बेहतर है कि हम सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। हम अपनी बातों को अंग्रेजों तक ले जाएं, पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के रास्ते के माध्यम से हम अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए वर्ष 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की 1910 में, और पोल टैक्स जिस माध्यम से जो है ये 3 रुपए का टैक्स, 3 पाउंड का टैक्स देते थे, इनको पोल टैक्स के नाम से जानते थे। तो पोल टैक्स के रूप में ये जाना जाता था। इन सारी घटनाक्रम के बाद गांधी जी में कुछ अनुभव प्राप्त किए, जो यूं कहें कि सत्याग्रह का प्रथम अनुभव था उनका दक्षिण अफ्रीका में, और सत्य और अहिंसा के माध्यम से अपनी बातों को मनवाना या अपनी बातों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो सत्याग्रह का अनुभव में उन्होंने देखा कि भारतीय जो है बहुत जुझारू है, और उनके जुझारूपन में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अपनी आजादी को प्राप्त करने के लिए भारतीय किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि समाज के हर वर्गों ने उनका साथ दिया, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, जाति में चाहे ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, जो कोई भी थे, सबने उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिया। इससे ये पता चल रहा था कि समाज की जो बिखरी हुई सामुदायिक व्यवस्था है
उनको जो है एक साथ ला करके अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ हम खड़ी कर सकते हैं और अपनी मांगों को इस व्यवस्था के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो मुख्य चीज उनमें जो विकसित हुई वो थी सख्त निर्णय लेने की। सख्त निर्णय का अर्थ था वो इस बात को भली भांति जानते थे कि जो निर्णय करने वाले लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको कई मायने में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि उनके अनुयायियों के लिए भी उचित नहीं होता है। तो इस प्रकार सख्त निर्णय लेने की जो अनुभव था सत्याग्रह के माध्यम से, ये भी उनको वहां से प्राप्त हुई। उसके बाद एक विशिष्ट युद्ध नीति, यूं कहें कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से एक विशिष्ट युद्ध नीति का विकास किया था और इस युद्ध नीति के माध्यम से वो एक राजनीतिक बदलाव लाना चाहते थे। तो राजनीतिक बदलाव के लिए सत्य और अहिंसा के माध्यम से जाना तो निश्चित रूप से ये एक कठोर रास्ता था, क्योंकि किसी से सीधे रूप से लड़ने की बजाय उनसे निवेदन करना, उनसे विनती करना, पत्र देना, समाचार पत्रों में सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक कमियों या व्यवस्था में जो कुछ भी कमियां था उसको उजागर करना उनका विशेष ध्येय था। तो इस ध्येय की पूर्ति के लिए उन्होंने रास्ता क्या चुना? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। और इस सत्य और अहिंसा के माध्यम से उन्होंने देखा कि जो कोई भी सत्य और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के साथ थे, गांधी जी के साथ थे, उन्होंने उनका नाम सत्याग्रही दिया, सत्याग्रही दिया। अब सत्याग्रही शब्द का अर्थ ही हो जाता है जो सत्य के साथ हो और आग्रह करने वाले लोग हैं, आग्रह विनती करने वाले लोग हैं। सत्य और आग्रह, सत्य जोर आग्रह, सत्य के साथ हो और विनती करने वाले लोग हों, एग्रेसिव ना हो, जो लड़ाई की बात ना करे, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ ऐसी व्यवस्था पैदा ना करे जिससे कि अहिंसा हो, हिंसा हो, जिससे कि हिंसा पैदा हो। इस चीज से वो हमेशा दूर रहना चाहते थे, हिंसक प्रवृत्ति से वो दूर रहना चाहते थे। इसके लिए सत्य और अहिंसा वाले ऐसे सभी व्यक्ति जिनको सत्याग्रही कहा गया, उनको उन्होंने कहा कि ये बहादुर लोग हैं, ये विशिष्ट लोग हैं, जिनमें सहन शक्ति है, जो अपनी बातों को मनवाने के लिए सत्य के साथ डिगे रहते हैं, अड़े रहते हैं और इसी सत्यता के आधार पर उनकी जीत निश्चित होगी। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी जो है इस बात को मानते थे कि भाई ठीक है, मतलब सत्य के साथ हैं और हम अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी समस्याओं के साथ चलते जाएंगे। ऐसा नहीं था। गांधी जी का मानना था कि ये सत्याग्रही लोग निश्चित रूप से एक बदलाव ला सकते हैं और ये बहादुर लोग हैं और इनकी बहादुरी इस हद तक है कि किसी भी कीमत को ये चुकाने को तैयार थे। येन केन प्राक्रेन, ऐसी वाली स्थिति नहीं थी कि मतलब चाहे युद्ध से लें या फिर हम अंग्रेजों से लड़कर लेंगे, ऐसी नीति नहीं थी। इनके पास एक ही व्यवस्था थी, सत्य और आग्रह की व्यवस्था, और इसी व्यवस्था के माध्यम से गांधी जी जो है राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते थे संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका में। जहां तक भारतीय व्यवस्था की बात है तो
15 में 9 जनवरी 1915 में पहली बार महात्मा गांधी जो भारत आए और यहां की विकट परिस्थितियों से वो अवगत हुए। तो इस प्रकार ये गांधी जी के अभ्युदय का पहला वीडियो हमने बनाया है। दूसरे वीडियो में हम लोग गांधी जी के भारत आगमन और उससे संबंधित आंदोलन, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, अहमदाबाद सत्याग्रह हो या खेरा सत्याग्रह हो, इन सब की हम चर्चा करेंगे। साथ ही इन सभी विषय वस्तु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्नों को हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करें तो गांधी जी के जन्म से लेकर गांधी जी के जन्म स्थान तक, स्थान से लेकर उनके पुत्रों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका जन्म स्थान, उनकी माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके विदेशों में किए गए, दक्षिण अफ्रीका में किए गए काम, उनके पत्र पत्रिकाएं, इन सब से संबंधित प्रश्नों को कई बार, न जाने कितनी बार पूछा गया है और कितने ही एग्जामों में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से करेंगे। तो जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम गांधी जी के भारतीय कार्य व्यवस्था के बारे में, कार्यविधि के बारे में पढ़। महात्मा गांधी से संबंधित अनगिनत प्रश्न जो है कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो कई बार जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो स्वामी श्रद्धानंद ने इनको पहले एक मत के अनुसार कि स्वामी श्रद्धानंद ने इनको महात्मा की उपाधि दी, और एक मत के अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। बापू की उपाधि इनको किसने दी? तो आश्रम के शिष्यों ने इनको बापू की उपाधि दी। धन्यवाद।